हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सफलता के लिए बाज की तरह बनो, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सभी बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक जंगल में नदी के किनारे एक गुरु अपने आश्रम में रहते थे। बहुत सारे बच्चे उनसे ज्ञान लेने के लिए दूर दूर से आकर उनके पास आश्रम में रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका बहुत अलग था। सबसे पहले उपदेशों के द्वारा अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। उसके बाद अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुकरण करने के लिए कहते थे। उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक राजा अपने बेटे को लेकर पहुंचा। उस राजा ने गुरु से प्रार्थना की, आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी राजा का बेटा है। उसे साधारण शिष्यों की तरह ज्ञान देने की कृपा करें। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ज्ञान इसी तरह से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान नहीं ले पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान लेना है तो दूसरों की तरह अपने आप को समझना पड़ेगा। यही ज्ञान लेने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चिंत रहो, अब से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरी है। यह कहकर गुरु राजा के बेटे को लेकर नदी के किनारे टहलने को निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस राजा को देख रहे थे। राजा अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे कि सभी बच्चे समझ गए थे कि ये लड़का राजा का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे राजा के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए। जब गुरु राजा के बेटे को लेकर नदी पर टहल रहे थे, तब राजा का बेटा अचानक जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि अभी वो 11 या 12 वर्ष का था और 11 या 12 वर्ष की उम्र में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए। ये सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उस गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं कराऊंगा। हो सकता है आज हम तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेले आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी जो इस बात को समझ लेता है, वो उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है, वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वो किसी के जाने का दुख नहीं करता, क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। अभी शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। ये जगह तुम्हें महल जैसी लगने लगेगी। शाम हो चली थी। नदी के दूसरे छोर पर सूर्य ढलने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था और गुरु अपने साथ शिष्य को लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में शांति झलक रही थी, और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय में सारा भार हट जाता है। मन एकदम निर्मल हो जाता है। जब राजा का बेटा रात्र का भोजन करने के लिए एक भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि ये राजा का बेटा है, और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत फ़ायदा होने वाला है।
यही सोचकर आसपास के ज़्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। लेकिन कुछ बच्चे जो अकेले रहने के महत्व को समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो उस राजा के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद राजा के बेटे की आश्रम के ज़्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, इनके साथ अपना ज़्यादातर समय बिताता। आखिरकार राजा का बेटा था, सुख सुविधा में पला बड़ा था। आसपास बहुत से दास और दासियां होते थे। आसपास अपने दोस्तों से घिरे होना वही उसकी दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं कि गुरु को ये सब पता नहीं था, पर गुरु अलग तरह से उसे ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान अब उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें वो बात समझ आती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता थी कि अगर हम इसे बोलकर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे ये सब दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान सकोगे। ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को तुम्हें तुम्हारे राजमहल में पहुँचा दूंगा। वो बच्चा ये सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब मैं वापस राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासियां, सारी भोग की वस्तुएं मेरे पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यहाँ के चट्टान के पीछे छिपकर बैठना होगा। यहाँ पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बस गौर से देखना है, हर गतिविधि देखनी है और उसको देखने के बाद अगले दिन अगर उस बाज की खूबियाँ मुझे बता पाओगे तो तुम्हें तुम्हारे राजमहल वापस भिजवा दूंगा। और हाँ, सुबह आने से पहले एक बात और ध्यान देना है, एक चरवाहा यहाँ पर भेड़ों को चराने आता है, तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियों को भी देखनी है। याद रखना, बाज की गतिविधि रात को और भेड़ों की गतिविधि सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधि ध्यान से देखकर मुझे बता पाएंगे तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओगे, तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। हम तुम्हारे पिता को कह दूंगा, ये बच्चा हमारे आश्रम का सबसे ज्ञानी बच्चा है। यह सुनकर ये कहकर गुरु अपने आश्रम में वापस लौट आए और वो बच्चा वहीं पर उस चट्टान के पीछे खड़ा हुआ उस बाज का अब इंतजार करने लगा। काफ़ी समय बीत जाने के बाद वहाँ पर एक बाज अपने बच्चों के साथ पहुँचा। राजा के बेटे ने पूरी रात उस बाज की गतिविधि बड़े ध्यानपूर्वक देखी और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहाँ पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुँचा तो एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वो बाज भेड़ के एक मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे का शिकार कर लिया था। ये सारा दृश्य देखकर वो बच्चा आश्रम में अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहाँ पर बुला लीजिए। मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सब बच्चे पहुँच गए तो उस राजा के बेटे ने कहना शुरू किया, मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। उदाहरण के लिए एक तोता सभी ने देखा है। तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता, लेकिन एक बाज क्योंकि हर समय शांत रहता है तो आकाश को भी छू सकता है। उसमें आकाश को भी छू लेने की
ताकत होती है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वो उसी शिकार पर अपनी नज़रें गड़ाए रहता है, चाहे वो इतनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, इतना बड़ा तूफान क्यों न आ जाए, कि नज़र हमेशा अपने लक्ष्य पर रहती है। आज सुबह इस बाज को मैंने देखा, उसने हर भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उस भेड़ों के झुंड में से उसने भेड़ के मेमने को अपना शिकार बनाया। उस बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान अपने एक ही लक्ष्य पर स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों न आएं। हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10-20 अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बाज से सीखी है और जो हम सभी को सीखनी चाहिए कि वह ये है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं उड़ता, वो हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसीलिए बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले खुद की ताकत और खुद की कमजोरी को जान पाते हैं, कमजोरी को जानकर दूर कर सकते हैं और अपनी ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। ये सीख जो हमें एक बाज से लेनी चाहिए कि एक बाज हमें क्या अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब वो तूफान आता है तब हर एक पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को तोड़कर ऊपर की ओर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे थपेड़े मारती हैं, पंख उसके भारी हो जाते हैं, पानी और धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो आसमान की तरफ उड़ता रहता है और अंततः बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहाँ तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक न हो जाता। अपनी सीमाओं को सिर्फ इसलिए तोड़ पाता है क्योंकि वो समस्या आने पर वो घबराता नहीं, उससे डरकर बचने का प्रयास नहीं करता, बल्कि एक सकारात्मक नज़रिया के साथ उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें न आएं, हमें उन अड़चनों से लड़ना चाहिए, न कि उनसे डरकर कहीं छिपकर बैठना चाहिए। बहादुर तो वो लोग होते हैं जो लोग तूफानों से टकरा जाते हैं। कायर तो अपने घर में, अपने घोंसले में अपनी जगह ढूंढकर बैठ जाते हैं। पांचवी बात जो हमें बाज से सीखनी थी कि बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के कोमल तिनके नहीं रखता है। जो तिनके कोमल होते जाते हैं वो उनको निकालकर फेंकते रहता है। उसी तरह चाहे कितनी भी आरामदायक जिंदगी आपको मिली हो, लेकिन उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस को तोड़कर जीवन में मेहनत करते रहना चाहिए। उसमें पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक मेहनत करना चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके उठाकर फेंक दें और आज ही अपने आलस को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन अपने आप को चुनौती दो, हर दिन अपने आप को मुश्किलें दो, मुश्किलों से लड़ो, वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण होता है कि वह जल, थल, नभ सभी जगहों पर अपने शिकार का परचम लहराता है। बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 साल में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में धंसने लगते हैं
पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भारी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शिकार करना तो दूर, उसकी उड़ने की भी हालत नहीं रहती उसकी। ऐसे में उसके पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं। पहला, या तो वो खुद ही इस अवस्था को स्वीकार करे और भूखा प्यासा मर जाए, या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प ये होता है कि वो 6 महीने तक एक दर्दनाक क्रिया से गुजरे और पहले से ज़्यादा मजबूत बना ले। लेकिन बाज तो बाज है, वो दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वो खुद को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहाँ पर वो अपनी चोंच से सारे पंख खींच खींच कर उखाड़ देता है और फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है। उसके बाद उसी चट्टान पर अपनी चोंच को पटक पटक कर तोड़ देता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरे जानवरों से छुपाता फिरता है। अगले 6 महीने तक इसी दर्दनाक क्रिया से गुजरता है और इंतजार करता है कि नई चोंच, नए पंख और नए पंजों का। तब फिर वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है और वो निकल पड़ता है अपने शिकार पर और अगले 30 सालों तक फिर राज करता है। इसीलिए समय आने पर मैं भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है और कुछ नया सीखना पड़ता है। समय के साथ बदलना पड़ता है, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, वरना हमारा भी शरीर, वरना हमारा भी शिकार हो सकता है, हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद राजा के बेटे ने भेड़ों की विशेषता बताते हुए कहा कि भेड़ हमेशा झुंड में चलती हैं, उन्हें झुंड में एक साथ चलने में हिम्मत मिलती है, लेकिन ऐसे ही उनके ऊपर शिकार होता है, वैसे ही वो भेड़ तितर बितर हो जाती हैं और पूरी भेड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद करने के लिए वापस नहीं लौटती हैं। इससे हमें सीख मिलती है कि हमारे साथ जितने भी लोग खड़े हों, किसी पर यकीन नहीं करना, यकीन करना खुद पर करना, क्योंकि बुरा समय आने पर वो भीड़ तितर बितर हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चल पाएगा। गुरु को प्रणाम करते हुए राजा के बेटे ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, अगर मुझसे कोई सीख रह गई हो कृपा करके अब बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संकेत देते हुए कहा, ये सभी बातें कि इस बच्चे ने बताई हैं वे सब सही हैं, लेकिन सारी खूबियाँ आप लोगों में तभी पैदा हो पाएंगी जब आप अकेले रहने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता, नहीं किसी के साथ अपनी दोस्ती बनाता। वो आसमान में अकेले उड़ता है और अकेले उड़ने की वजह से वो अपनी ताकत और अपनी कमजोरी को जान पाता है। के बाद गुरु ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, मैं आज रात इस राजा के बेटे को इसके राजमहल में छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि की सीख यहाँ पर पूरी हो गई है। और यह सुनकर गुरु और यह कहकर गुरु राजा के बेटे का हाथ पकड़कर राजमहल की तरफ रवाना हो गए और बाकी के सभी बच्चे पीछे से जाते हुए देखते रहे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो को लेकर कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको जवाब दूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।